गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर, जहां ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से और जोधपुर, जयपुर, गंगानगर और दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी से आपका अध्ययन सुचारू रूप से चालू करवाया जाएगा, जिसमें आपको संपूर्ण 11th और 12th का के साथ ही 8वीं, 9वीं, 10वीं का भी अध्ययन कार्य करवाया जाएगा। तो आपके जान पहचान में जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको इस जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में बताएं, जिसमें 30,000 सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो लास्ट कक्षा में अपन ने देखा था कि विमा के तीन अनुप्रयोग देखे थे। ठीक है, तीनों अनुप्रयोग में मैं आपको बता दूं कि ये पहला अनुप्रयोग जो था उसका एक उदाहरण है, पहला अनुप्रयोग का उसका उदाहरण है या क्वेश्चन है उस पर, और ये दूसरा अनुप्रयोग है उस पर है। तो इन दोनों को अपन करेंगे। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको बताया था, और ये जानकारी मैंने इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू करी है क्योंकि ये अपने आज की डेरिवेशन में काम आएगी। तो पहला सवाल चलो पहले वो कर लेते हैं कि h ऊंचाई से गिरती किसी वस्तु के लिए एक सूत्र दिया गया है। तो मैंने कहा चलो सूत्र क्या है, तो आपने कहा सर h बराबर हाफ GT है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसके सत्यता की जांच करनी है। तो सीधा सीधा अपन ने पहले लिया LHS बराबर कितना हुआ h, और हाइट की विमा क्या होती है L1। तो ये अपना एक समीकरण एक तैयार हो गया। आप इधर लिखना चाहो तो LHS ऐसे भी लिख दो, चलो ठीक है। अब आपने क्या करना है, RHS लेना है। तो RHS बराबर क्या हो जाएगा, हाफ GT। अब देखिए, आपका कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप विधि में परिवर्तन कर सकते हो। हाफ GT, तो यहाँ पे आप लिखोगे, चूंकि हाफ एक संख्या है और वो क्या है, विमाहीन है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ तो होगी नहीं, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा L1T-2 होती है, और T की विमा T1 होती है। तो अपन पुनः इसको सॉल्व करेंगे, RHS में ही चल रहे हैं अपन। तो अपन ने देखा कि L1 और T-2 और 1, तो -2 में +1, देखो जब आधार समान होता है घातें जुड़ती है, तो -2 और इधर की +1, तो आंसर कितना होगा, -1। तो T की घात कितनी आएगी, -1। ये अपनी क्या हो गई, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि LHS बराबर नहीं है RHS के। अतः यह सूत्र विमीय दृष्टि से क्या है, अतः यह सूत्र विमीय दृष्टि से असत्य है, सही नहीं है, गलत है, कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह से आप इसको देखिए, इस व्यवस्था को देखिए। जल्दी से इस सवाल को देखिए। जल्दी से इसे नोट करिए, ये कर दिया। तो इस तरह से असत्य सूत्र भी आ सकता है। आपने सूत्र नहीं देखा है, फिर भी विमाओं का नॉलेज है आपको, तो आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले अगर इसकी लैंग्वेज लिखना चाहो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, यदि किसी द्रव में श्यान बल F द्रव के शानता गुणांक, द्रव के कौन से गुणांक, शानता गुणांक ईटा गोलीय पिंड की त्रिज्या
आर तथा पिंड के वेग v पर निर्भर करता है तो निम्न में सूत्र या संबंध ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल दिया हुआ रहेगा, इसमें दिया हुआ नहीं था, मैंने इसको लिख दिया। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो देखो किसी द्रव में एफ की बात है, देखो एफ है, एफ इन तीनों पर निर्भर करता है, शांता गुणांक ईटा, त्रिज्या आर और वेग वी। ठीक है, तो अपन ने देखा प्रश्नानुसार एफ, उसका हल जो करेंगे वो क्या करेंगे, जो एफ है वो निर्भर करता है किस किस पे, ईटा आर वी, और या कल अपने लिखा हुआ था आर ईटा वी। ठीक है, और इनकी जो घातें हैं वो अपन दे देंगे ए बी और सी। क्लियर, ए बी और सी। अब अपन चलते हैं, अब आपको पता है एक नेतांक आएगा के फॉर ए और वी सी। ये देखो ईटा, इसको क्या बोलते हैं वापस बता रहा हूँ मैं, ये होता है ऐसे एन, ये होता है ईटा। कुछ लोग इसको नीटा बोलते हैं, नीटा, नीटा नहीं होता। कुछ लोग इसको एन से है ना इसलिए बोलते हैं नीटा, भाई ये नीटा नहीं है। क्लियर, और इसको मैं और शुद्धिकरण कर दूं, यहाँ पे किसी को तकलीफ हो तो, ये है सी। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर बिल्ली। अब यहाँ के विमाहीन समानुपातिक नियतांक है, या यहाँ के समानुपातिक नियतांक है जो विमाहीन है, कुछ भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख के बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इनकी विमाएँ रखने पर, तो इन सब की विमाएँ अपने को पहले से पता होनी चाहिए, तो रख दो, नहीं तो पहले इनकी विमाएँ बताओ और फिर रखो। क्लियर, जैसा आपको ठीक लगे। तो आप यहाँ से बता भी सकते हो, एफ की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2, कॉमा आर की विमा क्या होती है, l1, फिर वेग की विमा क्या होती है, l1 t-1, और ईटा की विमा अपन ने निकाली थी, क्या निकाली थी भाई, mlt 1 यही होती मेरे हिसाब से, तो रटना नहीं है, देख लेना है। m1 l-1 t-1 अपन ने निकाली थी। विमाएँ रखने पर इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो, तो लिख दो किस में रखेंगे भाई, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में विमाएँ रखने पर रखो भाई विमाएँ, तो m1 l1 t-2 बराबर, के की विमा है नहीं, आर की विमा है l1 की पावर a, ईटा की है m1 l-1 t-1 की पावर है b, और तीसरा है वेग, वेग की विमा होती है l1 t-1 की पावर c। किसी को तकलीफ, देखो r की l1 रख दी पावर a, ईटा की m1 l-1 t-1 की पावर b, तो b रख दिया। ध्यान से देखें भाई, a b और c जो ये संख्या, ये भौतिक राशियाँ थी, इनकी विमाएँ रख के इन पे घाते रख दी। अब अपन देखें, इसको ऐसे ऊपर भी भेज सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कमाल है, देखो अद्भुत। चलो भाई, ठीक है, बाद में इसको छोटा करके दिखा देंगे। अभी आप देखो ये, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की क्या करेंगे भाई, तुलना। क्या करेंगे, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना कर दी भाई, तुलना करो। अरे अभी कहाँ से तुलना करें, अभी तो बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अपन क्या करेंगे,
इस लाइन को हटा के देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सेलेक्ट, इस लाइन को सेलेक्ट किया और इसको नीचे रख दिया और ब्रैकेट भी आ गई क्या? चलो वापस देखते हैं। सेलेक्ट, देखो बड़ा मज़ा आ रहा है ना। चलो चलो वापस लिखना नहीं है, ये भी सीख लिया अपन ने। पैनल है भाई, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे यार। चलो इसके बाद m1 l1 t-2, अब देखो l की पावर a गुणा हो गई, मैंने बताया था गुणा होती है, m की पावर b तो m की पावर हो गई भाई b, l की पावर -1 इंटू बी तो l की पावर हो गई माइनस का b, t की पावर -1 इंटू बी तो t की पावर हो गई भाई माइनस का b, 3 है b के, b आ गए भाई। l की पावर c, बड़ा तसल्ली से करना है, l की पावर c, यहाँ गलतियाँ होती है भाई, मैं इधर नोट लगा देता हूँ, सावधान रहें, आगे गलती हो सकती है। किससे? आपसे, मेरे से तो नहीं होगी भाई, यहाँ जनरली बच्चों से होती है इसलिए, ठीक है भाई। तो l की पावर c हो गया, t की पावर -c, देखो भाई कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मैच कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ होता है कभी कभी, ध्यान रखना। और धीरे, गाड़ी जैसे धीरे चलाएं वैसे शुरू में ये भी धीरे धीरे करें भाई। अब पुनः m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, m1 l1 t-2 रटवाया था मैंने आपको, ध्यान हो तो। अब देखो m की पावर b, जो m है सबसे पहले तो मैंने m इधर था, m सबसे आगे लिख दिया। अब देखो l में, देखो इंटरेस्टिंग है, l की पावर a b है, माइनस घातें जुड़ जाएगी, a प्लस माइनस बी, a माइनस बी और प्लस का c, कोई तकलीफ। और t जो है देखो, t यहाँ पे है तो माइनस बी और माइनस का c। अब देखो भाई ये समझने की कोशिश करो, यहाँ गलतियाँ होती है, सावधान, मैंने लिख दिया ये स्टेप, ध्यान से देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वैसे भी ट्रेन छूट नहीं रही अपनी, और वैसे भी अभी कोरोना काल में काफ़ी ट्रेनें बंद है, तो आराम से करें, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। चीज़ को सीखना है और शुरू में सीखना है तो उसको प्रॉपर समय देना है, और जब भी आप किसी कार्य को प्रॉपर समय दोगे तो वो निश्चित रूप से अद्भुत होगी। वो चाहे क्रिकेट में, मतलब खेल के मैदान में क्रिकेट का खेल क्यों ना हो, आप अगर अब क्रिकेट में अपना 100% देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ सफलता मिलेगी, जैसे MS धोनी को मिली, विराट कोहली को मिली, सचिन तेंदुलकर को मिली। जिस फील्ड में कोई अगर गाना गाने में, रियाज करने में प्रॉपर समय देता है, चलो इसको समझो भाई, ठीक है। अब अपने को यहाँ तक देखो, मुझे यहाँ लगा कि भाई ऐसा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने रोक के आराम से तसल्ली से बताया आपको, ठीक है, ध्यान से। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, विमाएँ उसके ऊपर वाला इतना कोई खास नहीं है। अब इधर देखिए, ऊपर का शायद नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों की तुलना करो भाई, तुलना तुलना तुलना, तो इधर a है इधर b है, तो मैं उल्टा ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं b बराबर 1 लिख दूँ। a जैसे ये देखो, यहाँ भी सावधानी रखनी है, ये पहले कह रहा हूँ 10वीं नहीं है, हल्के में मत लेना। एक प्रॉपर मेंटर, एक प्रॉपर टीचर, प्रॉपर गाइडेंस के बिना 11th को अच्छे से कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। अन्यथा आप सिर्फ 11th को रट्टोगे, रट्टा मारोगे, और मैंने आपको कहा है रट्टू तो सिर्फ तोते होते हैं, ये ध्यान रखना भाई। -b -c बराबर -2, तुलना कर ली कैसे, -1, ये हो गया b, देखो 1, ये पूरा हो गया a -b + c, चेक कर लो वापस, -2 इधर क्या है, -b -c, तुलना कर ली। अब ध्यान से देखिए,
b बराबर 1 आ गया, ये तो अपना ओके है। अब देखो ये तो हो गया। अब देखो 3 वाले में क्यों घुसे, पहले 2 वाले, पहले 1 वाला कर दिया। अब दिमाग से मैं इसीलिए लाइनें खिंचवा के करता हूँ, और आप भी एग्जाम में लाइनें खींच के करेंगे। आप अगर नीचे लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तीनों ऐसे लाइन खींच दें, और जो आपको लगे अच्छा ये पहले तो ये तो सॉल्व हो ही गया, अब 2 वाला ही होगा। b का मान अपने को पता है, तो आप क्या लिखोगे, -1 माइनस सी बराबर -2, माइनस से माइनस कटा, तो c बराबर कितना हो गया, 2 - 1 बराबर 1। c का मान भी आ गया भाई। अब b और c दोनों का मान आ गया, तो a बराबर कर दूं 1 + b - c और 1। b का मान कितना है, ये भी 1, और c का मान कितना है 1, तो a भी कितना आ गया भाई 1। तीनों का मान आ गया 1 1 1। अब a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, समीकरण किसमें है, 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या था, ए बराबर के आर ईटा वी, 1 1 1 1। ये आपका सूत्र तैयार है, ए बराबर के आर ईटा वी। अब आपको पता है तो आप रख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं, अगर जानो तो, नहीं तो छोड़ देना यहीं तक। के बराबर 6 पाई, इसलिए ए बराबर 6 पाई आर ईटा वी, शांता गुणांक का, श्यान बल का ये सूत्र होता है, ये आ गया। कहीं कोई तकलीफ है भाई, इतना कठिन उदाहरण था जो अपन ने बेहतरीन तरीके से कर दिया। 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार देखना है देख लेना, वीडियो रिकॉर्डेड है। ऑफलाइन क्लासेस में ये क्या होता है कि टीचर ने एक बार पढ़ा दिया तो एक बार पढ़ा दिया तो हो गया, दूसरी बार वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार, बार बार देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर आ गया भाई फाइनल। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अन्यथा अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ये हो गया, दोनों उदाहरण बता दिए। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन त्रुटियाँ। क्या पढ़ेंगे भाई, त्रुटियाँ। मापन में शुद्धता एवं त्रुटियाँ। शुद्धता को कहते हैं एक्यूरेसी, और त्रुटियाँ होता है एरर्स। क्या होता है, एरर्स, ERRORS, एरर्स, त्रुटियाँ। त्रुटियाँ क्या होती है, कहें तो त्रुटियाँ मतलब गलतियाँ। क्लियर, सब जगह होती है, आपसे भी गलतियाँ होती है, मुझसे भी होती है, तो फिजिक्स में भी गलतियाँ होती है। फिजिक्स में जो गलतियाँ होती है उन्हें बोलते हैं त्रुटियाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि आपके 80 नंबर का पेपर था गणित का, और आपके आए 60 नंबर। तो 60 कैसे आए, कहीं ना कहीं आपने उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन में आपके त्रुटियाँ हुई है, या त्रुटियाँ होने की संभावना थी इसलिए आपने किया नहीं। बात आ रही समझ में, तो ये होती है त्रुटियाँ। क्लियर, 20 नंबर की त्रुटि हुई तभी तो 60 नंबर आए, तो ये होती है त्रुटियाँ। तो त्रुटियाँ होती क्या है, वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को त्रुटियाँ कहते हैं। वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को त्रुटियाँ कहते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, वास्तविक मान एवं मापित मान, वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को त्रुटियां कहते हैं। त्रुटियां बराबर
त्रुटियां बराबर मापित मान एवं वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को, परिभाषा ये हो जाएगी, वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को त्रुटियां कहते हैं। आप वास्तविक मान माइनस मापित मान त्रुटि बराबर, ये ऐसे सूत्र बना सकते हैं। त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है भाई। अब त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? तो त्रुटियां मुख्यतः 3 प्रकार की है, ये याद कर लो। वैसे से पेपर में इतना खास आता नहीं है, लेकिन याद कर लो। क्रमबद्ध त्रुटियां, याददर्शिक त्रुटियां और स्थूल त्रुटियां। कहीं पे आपको अलग अलग मिलेगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, ध्यान रखना। ये आपको थ्योरेटिकल त्रुटियां हैं। ये कौन सी त्रुटियां हैं? थ्योरेटिकल त्रुटियां हैं। तो ये सिर्फ आपको ऐसे पॉइंट्स में थ्योरी की तरह याद करने हैं, समझने लायक तो कुछ है नहीं इसमें। क्रमबद्ध त्रुटियां, नाम से पता है कि क्रम से हो रही है, क्रम से बधी हुई है, बार बार होगी, 1000 बार होगी, 50,000 बार होगी। तो ध्यान से सुनिए, क्रमबद्ध त्रुटियां बार बार रिपीट होती है। ठीक है। उपकरणीय त्रुटियां, अब क्रमबद्ध त्रुटियां तो बार बार होती है। यादृच्छिक त्रुटियां बता दूं तो यादृच्छिक त्रुटियां रैंडमली होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स, रैंडमली होती है। ठीक है, कभी हो गई कभी नहीं हो गई। बात आ रही समझ में? एक के हो गई दूसरे के नहीं हुई। क्लियर? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो रैंडम एरर। कौन बनेगा करोड़पति में? जो वहाँ 15-20 लोग बैठे होते हैं उनमें से रैंडमली एक जने को चयनित किया जाता है। तो रैंडम का मतलब है कोई भी आ सकता है, तो कोई भी त्रुटि आ सकती है, रैंडम होती है ये। इसको अवसरवादी त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, पहले मेन पढ़ लेते हैं। अब स्थूल त्रुटियाँ हैं, ये भी स्थूल त्रुटियाँ, इनको ग्रॉस एरर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये होती है इस प्रकार से। पर चलो शुरू करते हैं क्रमबद्ध त्रुटियों में। तो क्रमबद्ध त्रुटियों में पहली है उपकरणीय त्रुटियाँ, मतलब जो उपकरण है उसमें कोई ना कोई त्रुटि है। उपकरणीय त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियों में उपकरणीय त्रुटि मतलब उपकरण ही खराब है। तो आप बताओ, अब अपन क्या करेंगे? अपनी कोई गलती नहीं, अपन कितना अच्छा प्रयोग कर लें, पर समय के साथ उपकरण जब पुराने हो जाते हैं या सस्ते जुगाड़ के उपकरण होते हैं, सस्ते जुगाड़ मतलब आजकल स्कूलें सस्ते जुगाड़ के ले आती है। मान के चलो अमीटर 500 रुपये में बढ़िया आ रहा है तो 200 रुपये का अमीटर मंगाएंगे, तो यार सस्ता जुगाड़ तो जल्दी खराब हो गई, सीधी सी बात है। तो उपकरणीय त्रुटियाँ आप लैब में देखोगे, आपके जितने भी प्रयोग करोगे सारे उपकरण में त्रुटियाँ होगी, क्योंकि कुछ पुराने होने के कारण त्रुटियां आ जाती है और कुछ सस्ते उपकरण खरीदने के लिए कारण हो जाती है उसमें। तो उपकरणीय त्रुटियां, उपकरण में त्रुटि होती है इसमें, ध्यान से देखिए। जैसे स्केल का त्रुटिपूर्ण अंशांकन, इस स्केल का त्रुटिपूर्ण अंशांकन और उपकरण की शून्यांक त्रुटियां। तो मैं दोनों में बता दूं कि अब मान के चलो, इसका मैं बताऊं कि मान के चलो आपको 4.56 नापना है सेंटीमीटर। आपके पास नॉर्मल स्केल है, फॉर एग्जांपल स्केल का त्रुटिपूर्ण अंशांकन क्या है कि मान के चलो आपको 4.4, उदाहरण से समझाता हूँ, 4.56 नापना है। अब तो आपने क्या किया, स्केल ली और उसमें 4.5 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर के बीच में ही कहीं होगा 4.56 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हो? तुक्के से कोई बिंदु बना देते हो। उसके बीच का तो आपको पता थोड़ी चलता है, उसके बीच का पता नहीं चलेगा। अगर 5 आता तो आप एग्जैक्ट 5 वाले बिंदु पे लगा देते, 6 आता तो 6 वाले। 5 6 है, इसका मतलब क्या है कि आपने बीच में तुक्का लगाया, तो ये त्रुटि आ सकती है। तो ये है स्केल का त्रुटिपूर्ण अंशांकन। क्लियर? दूसरा है उपकरण की शून्यांक त्रुटि, या मान के चलो स्केल, या इसमें आता है एक पॉइंट आता है वर्नियर कैलिपर्स, वो अपन आगे पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर्स आदि में क्या होता है, उपकरण की शून्यांक त्रुटि। इनमें क्या होता है कि 0 से 0 मैच होना चाहिए। एक स्केल का 0, इसमें 2 स्केल होती है। क्या होता है? 2 स्केल होती है और दोनों स्केल का 0 से 0 या पहली से पहली लाइन मैच होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये 0 से 0 मैच नहीं होता है, इसलिए यहाँ जो त्रुटि आती है वो शून्यांक त्रुटि होती है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्लियर? ठीक है। तो स्केल होती है 2, ठीक है, उसमें 0 से 0 मैच होना चाहिए। ये 0 से 0 मैच नहीं होता तो जो त्रुटि आती है वो उपकरण की शून्यांक त्रुटि होती है। वर्नियर कैलिपर्स में अपन इसको डिटेल में देखेंगे। प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता, मतलब प्रयोग की जो तकनीक है उसको ही अपूर्ण तरीके से अगर आपने किया है, मतलब प्रयोग है ढंग से पढ़ के नहीं गए, या मान के चलो प्रायोगिक तकनीक जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए उससे प्रयोग नहीं किया, तो जो त्रुटि आएगी वो क्या होगी? प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। ठीक है।
अब ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटियां, व्यक्ति की गलतियां हो, मान के चलो जब कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट प्रयोग कर रहा है तो हंसी मजाक कर रहा है तो गलत रीडिंग ले रहा है, कोई मान के चलो देखने में ही बहंगा है, वो सही देख नहीं पाता तो त्रुटि आएगी। तो ये व्यक्ति की पर्सनल समस्या का कारण, किसी की तबीयत खराब है तो उसका भाई प्रयोग करने में उतना माहौल है, मन नहीं लग रहा है, तो वो गलत रीडिंग लेगा, जो भी करेगा, ठीक है, उपकरण को सही संयोजित नहीं करेगा, तो ये व्यक्तिगत त्रुटियां हो गई। व्यक्ति की खुद की जो त्रुटियां होती है, पर्सनल एरर, व्यक्ति की गलती के कारण, स्टूडेंट की गलती के कारण जो त्रुटियां होती है वो होती है, ठीक है। और भाई वो लेने वाला कंटिन्यू लेता रहेगा, क्रम से आती रहेगी, ठीक है। यादृच्छिक त्रुटियां कैसी होती है? अवसरवादी त्रुटियां होती है, रैंडमली आ जाती है। जैसे मान के चलो ताप दाब आदि के कारण, वोल्टेज ताप दाब आदि के कारण, तो आप देखो प्रयोग कर रहा हूं मैं, मान के चलो ओम का नियम, किसका नियम? ओम का नियम कर रहा हूं, ओम का नियम कर रहा हूं, विभव का है V बराबर IR प्रयोग कर रहा हूं। अब ओम के नियम में पता चला कि मैंने एक प्रेक्षण लिया तो वोल्टेज हाई था और दूसरा प्रयोग लिया तो वोल्टेज डाउन हो गया। मान के चलो मेरे वोल्टेज में अप डाउन हो रहा है, या जो मैंने उपकरण लिया है वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी XYZ, तो इसके कारण जो त्रुटि आ जाती है वो त्रुटि, ठीक है। ताप, मान के चलो अपन ने कोई ताप का उष्मा वाला कोई प्रयोग किया, तो मान के चलो मैंने जब किया तब गर्मी थी, थोड़ी देर में तीसरी जब रीडिंग ले रहा था तब मौसम ठंडा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये जो त्रुटियां होती है अवसरवादियाँ होती है, कभी भी आ जाती है। तो इसके निराकरण के लिए क्या करते हैं, इनके निराकरण का एक ही तरीका है, औसत लेना। क्या लेते हैं? औसत या माध्य लेते हैं। क्या कैसे लेते हैं औसत? ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षण लेकर उनका क्या करते हैं, औसत लेते हैं। तो अगर कोई एक आधी जगह पे गलती या कमी होती है वो पकड़ में आ जाती है, वो इग्नोर हो जाती है। बात असल में जैसे मान के चलो 100 में से आपको 5 सब्जेक्ट में 90 नंबर आए, लेकिन एक सब्जेक्ट में 100 में से 40 नंबर ही आए, तो इन सब का औसत जो है आपके प्रतिशत होते हैं, इन सब का औसत ही तो होता है, ठीक है, क्लियर। तो 40 जो कम आए हैं वो सब कंपनसेट हो जाते हैं और आपके परसेंटेज बन जाते हैं लगभग 85 के आसपास, कहीं पे 80-85 के आसपास। अगला है स्थूल त्रुटियां। कौन सी त्रुटियां? स्थूल त्रुटियां। थ्योरेटिकल है भाई, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बाकी मैं समझा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ किताबों में ये अलग अलग लिखा हुआ रहता है, सब किताबों में अलग होगा, आपको तो पॉइंट है उसके मन से आपको, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। कहीं कहीं पे एक होता है बाह्य कारक, तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं। स्थूल त्रुटियां में क्या है कि यदि उपकरण उचित संयोजित नहीं है, फिर गलत पढ़ना, लिखना और गणना करना, ये 3 याद करो भाई। एक तो उपकरण उचित तरीके से संयोजित नहीं है, फिर पाठ्यांक पढ़ने में गलती, फिर पाठ्यांक लिखने में गलती, और जब पढ़ा और लिखा ही गलत है तो गणना में गलती। 3 जगह पे कहीं पे गलती होगी तो कौन सी त्रुटि होगी? स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर, ठीक है। तो इस चीज़ को जल्दी से आप पॉइंट्स को याद रखें। पढ़ना, लिखना, गणना याद रखना, ऐसे पढ़ना, लिखना, गणना। उपकरण उचित संयोजित नहीं है, फिर पढ़ना, लिखना, गणना, पढ़ना, लिखना और गणना। उचित संयोजित नहीं, ये याद हो गया। पहले में क्या था? क्रमबद्ध त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्रमबद्ध नियम पर आधारित होते हैं, जो क्रमबद्ध रूप से होती है। 3 प्रकार की होती है। उपकरण की, प्रायोगिक तकनीक में उपकरण की त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता की त्रुटि, और तीसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरा होता है उपकरण की त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता की त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि, पहले में हो गया। दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, और यादृच्छिक त्रुटि अवसरवादी त्रुटि होती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, मर्जी पड़े तब आती है, ठीक है। बात है समझ में? तो इसी तरह से है, और मैंने ये बता दिया कि इसमें ये वोल्टेज, ताप दाब आदि भी डिपेंड करते हैं इन पे, अवसरवादी त्रुटियाँ। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? औसत लेना। क्या लेना? जल्दी से इसको देख लीजिए, जल्दी से इसको याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो भाई,
अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, देख लीजिए, स्टॉप कर देना, पॉज कर देना, याद कर देना, ठीक है। अब आती है त्रुटियां पुनः। यहाँ पे जो त्रुटियां हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है भाई। यहाँ पे त्रुटियां जो है तीन प्रकार की होती है। पीछे जो त्रुटियां उनकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो किताब से एग्जैक्ट लिख देना, बाकी समझाने के हिसाब से वो एक बार से पूर्ण हो चुका। यह त्रुटियां, जो ये त्रुटियां हैं, ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। ठीक है, त्रुटियां, ये वाली त्रुटियां जो है गणितीय त्रुटियां, ये तीन प्रकार की होती है। त्रुटियां, ये गणितीय त्रुटियां, वो तो थ्योरेटिकल थी और ये गणितीय है। ये तीन प्रकार की होती है। ARP, पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव, तीसरा है परसेंटेज। तो पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव और तीसरा है परसेंटेज। हिंदी में बोले तो निरपेक्ष या परम, दूसरा सापेक्ष और तीसरा प्रतिशत। तीन तरह की गणितीय त्रुटियां हैं। कौन कौन सी? निरपेक्ष या परम, सापेक्ष और प्रतिशत। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था यादृच्छिक त्रुटियों में कम करने के लिए औसत लिया जाता है, उसी से संबंधित है। तो देखो, अब यहाँ से अपन देखें कि परम त्रुटि क्या है, या निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं इसको। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान मापे गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। डेल्टा एक्स से दर्शाया जाता है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले मैं बता दूं आपको, वास्तविक मान जो होता है वो औसत ही होता है, माध्य मान। हाँ हाँ, माध्य मान जो है वही वास्तविक मान माना जाता है। और इसका क्या आंसर कैसे निकालते हैं माध्य मान का? तो बहुत सारे प्रेक्षण लेके x1, x2, x3 सो ऑन, और इन सब का लिया जाता है औसत बट्टा n। छोड़ दो उसको, ठीक है। माध्य मान, तो माध्य मान कैसे निकालते हैं? यहाँ से देखिए, एक्स एम मीन, x1, x2 सो ऑन xn, इन सबको जोड़ के जितनी संख्याएं होती है, जितने मान के प्रेक्षण हैं, उन सबको भाग दे देते हैं। ये होता है वास्तविक मान या माध्य मान। ठीक है, क्लियर? अब आगे अपन देखते हैं कि जो वास्तविक मान या माध्य मान है, इसमें से पहले प्रेक्षण को घटाया, वास्तविक मान या माध्य मान है, इसमें से पहले प्रेक्षण को घटाया, क्लियर? तो ये निरपेक्ष त्रुटि आ गई। ये निरपेक्ष त्रुटि आ गई, पहले निरपेक्ष त्रुटि पहले प्रेक्षण की। इसको अपन बोल सकते हैं डेल्टा x1। इसी प्रकार डेल्टा x2 क्या हो जाएगा? माध्य मान माइनस x2। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माध्य को पीछे रखो या इसको आगे पीछे करो, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको स्वैप भी कर सकते हो। तो xm माइनस x2, इसी तरह डेल्टा x3
डेल्टा एक्स एन, तो क्या हो जाएगा एक्स एम माइनस एक्स एन। क्लियर? ये सारी क्या निरपेक्ष त्रुटियां आ जाएगी, जितने भी प्रेक्षण है सबकी निरपेक्ष त्रुटि। पहले क्या किया, सुनो ध्यान से, पहले बहुत सारे प्रेक्षण लिए, ये मापित मान है सबके, वास्तविक मान के लिए औसत निकालेंगे, औसत करके माध्य जो निकालेंगे, माध्य मान आएगा, वही वास्तविक मान कहलाएगा। अब वास्तविक मान में से मापित मान को घटाएंगे, ये परिभाषा है, वास्तविक मान में से मापित मान को घटाना। तो वास्तविक मान में से, ये वास्तविक मान हो गया माध्य मान, इसमें से मापित मान को घटाया तो ये सारी निरपेक्ष त्रुटियाँ आ गई। और निरपेक्ष त्रुटि का मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। निरपेक्ष त्रुटि का मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब अपन आते हैं इन जितने भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं या परम त्रुटियां, ये परम त्रुटियां निरपेक्ष एक ही बात है, ध्यान रखना, इन सब का माध्य लेते हैं। तो मैंने कहा डेल्टा का x1, डेल्टा का x2, डेल्टा का x3, सो ऑन, सबको जोड़ा, बट्टा कितने हैं n, तो ये हो जाएगा डेल्टा x निरपेक्ष त्रुटियों का भी औसत, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत हो जाएगा। जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां थी उन सब का औसत निकाला तो ये हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटियों का औसत। इसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, दिख रहा है आपको, या माध्य परम त्रुटि कहते हैं, माध्य परम त्रुटि कहते हैं। परम त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि एक ही बात है, बार बार मैं इसको कह रहा हूँ आपको। अब देखिए अगला जो है ये हो गया, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ सेलेक्ट करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखना चाहिए, दिख रहा है। अगला है सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, अगला है, थोड़ा सा उधर कर देते हैं, सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। तो अपने को दिख रहा है सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। सापेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि, इसका दूसरा नाम है आपेक्षिक, ये भी याद रखना भाई। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि बट्टा माध्य मान या वास्तविक मान, माध्य परम त्रुटि बट्टा माध्य मान, तो ये हो जाएगी डेल्टा एक्स एम बट्टा एक्स एम, रिलेटिव हो गई। क्लियर? बात आ रही समझ में? तीसरा है प्रतिशत त्रुटि, तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। जब सापेक्ष त्रुटि जो है डेल्टा एक्स एम बट्टा एक्स एम को 100 से गुणा कर लेंगे तो ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो ये एक सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया, और ये निरपेक्ष त्रुटि के सूत्र आपको दिख ही रहे हैं। तो इस तरह से अपन ने आज त्रुटियों के बारे में विस्तार से पढ़ा कि एक तो थ्योरेटिकल त्रुटियां थी, क्रमबद्ध, वापस बोल रहा हूँ याद करो, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल त्रुटियां, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल त्रुटियां। और उसके बाद अब मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, परम या निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा पढ़ा प्रतिशत त्रुटि। इसका जो मान आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा और इसका मान जो है हमेशा प्रतिशत में आएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गई प्रतिशत त्रुटि। आगे अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो अगली कक्षा में, इधर देखिए ध्यान से, अगली कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। जितना आज तक पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, तो अगली कक्षा में त्रुटियों का संयोजन समझ में आ जाएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है। और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल जो है वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये टॉपिक सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट श्रेणी में मैं डाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि 40% इस चैप्टर की विमाएँ इम्पॉर्टेंट है,
तो 30% त्रुटियां इंपॉर्टेंट है। बचे हुए 30% में अन्य सारा मामला है, अन्य मामला है, ये ध्यान रखना। क्लियर? इसी के साथ आज की कक्षा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में बताएं, जहां राजस्थान की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको बेस्ट से बेस्ट अध्ययन कार्य कराने का प्रण ले चुकी है और निश्चित रूप से आपके 11वीं और 12वीं के परिणाम में अद्भुत इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।